नमस्कार प्यारे बच्चों। स्वागत है एक अलग से एग्जाम स्टडी में। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों? अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम सब्जेक्ट केमिस्ट्री का बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हुए हैं जिसका नाम है परमाणु संरचना। आज जो है प्यारे बच्चों, परमाणु संरचना के बारे में हम लोग परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है और साथ ही साथ परमाणु की संरचना में नाभिक क्या है, कक्षा क्या है, ये सारा चीज यानी सेल, सब सेल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, पाई मेसान, ये सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। और बहुत ही कम समय में सारी चीज को हम कंप्लीट कर लेंगे। बच्चे अक्सर करते हैं कि ये बार बार हम रटते हैं, याद करते हैं, समझ में नहीं आता, भूल जाते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, आज हम ऐसे एकदम ट्रिकी माध्यम से समझाएंगे, इतना आसान करके समझाएंगे प्यारे बच्चों कि आप लोगों को कभी भी भूलेगा नहीं। देखिए, किसी भी चीज को समझने के लिए पहले उसको बढ़िया से तोड़ मरोड़ को समझ लीजिए, उसके बाद से अपने माइंड में उसको सेट कर लीजिए और अपने भाषा में उसको व्यक्त करके लिख दीजिए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे कि परमाणु संरचना यानी एटम स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे एटम क्या होता है, परमाणु क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, याद भी किए होंगे कि परमाणु जो है एक किसी तत्व का एक सूक्ष्म कण होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में यही भाग लेता है और उसी को हम क्या बोलते हैं? परमाणु कहते हैं। यानी कहने का मतलब, तो यहाँ चलिए लिख लेते हैं कि किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, नहीं रख सकता है, किंतु किंतु रासायनिक अभिक्रिया में किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। किंतु रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेता है प्यारे बच्चों? भाग लेता है। और उसी को हम परमाणु कहते हैं। और इन्हीं सूक्ष्म कणों को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, है ना। यानी किसी भी तत्व का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन यानी किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, इन्हीं सूक्ष्म कणों को हम परमाणु कहते हैं। तो लिख सकते हैं, इन्हीं सूक्ष्म कणों को इन्हीं सूक्ष्म कणों को परमाणु कहते हैं। इन्हीं सूक्ष्म कणों को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं प्यारे बच्चों, परमाणु कहते हैं। तो बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं? यानी परमाणु जो है किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में तो रह ही नहीं सकता है प्यारे बच्चों, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में यही भाग लेता है। और इन्हीं सूक्ष्म कणों को ही हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? परमाणु बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। बोलिए, क्लियर हुआ कि नहीं? एकदम आसान भाषा में हम बता दिए हैं कि परमाणु जो है किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण है प्यारे बच्चों, जो कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में यही भाग लेता है। यही पॉइंट आप लोगों को एकदम याद कर लेना है कि स्वतंत्र अवस्था में प्यारे बच्चों नहीं रह सकता, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है? भाग लेता है प्यारे बच्चों, भाग लेता है। और इन्हीं सूक्ष्म कणों को हम क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए, अब हम लोग अणु के बारे में देखते हैं कि अणु क्या होता है। चलिए, तो अणु जिसको मोलिक्यूल बोलते हैं प्यारे बच्चों, मोलिक्यूल। अब देखिए, अणु को समझने के लिए हम क्या देखेंगे कि इसका निर्माण, जो अणु का निर्माण होता है प्यारे बच्चों, वो परमाणु से होता है। अगर अणु आप लोग समझ गए तो परमाणु, अगर परमाणु आप लोग समझ गए प्यारे बच्चों, तो अणु समझने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि अणु का निर्माण परमाणुओं से होता है प्यारे बच्चों। अणु का निर्माण किससे होता है? परमाणुओं से होता है, यानी परमाणु के संयोजन से होता है, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है प्यारे बच्चों, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ही भाग लेता है। तो चलिए लिख लेते हैं, अणु का निर्माण, अणु का निर्माण परमाणुओं के संयोजन से होता है। अणु का निर्माण परमाणुओं के
संयोजन से होता है, परमाणुओं के संयोजन से होता है। यानी अणु का जो निर्माण होता है प्यारे बच्चों, वो परमाणुओं के संयोजन से ही होता है। जो स्वतंत्र अवस्था में तो रह सकता है, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, भाग जो है नहीं लेता है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से ये अणु हो गया। परमाणु जो समझ गए हैं वो अणु भी समझ लेंगे। यानी अणु का निर्माण जो है परमाणुओं के सहयोग से होता है, और ये जो है स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है वो परमाणु ही होता है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से उम्मीद है कि परमाणु और अणु समझ में आया होगा। तो जल्दी इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नाभिक की यानी परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो जल्दी लिखिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग देख लेते हैं परमाणु संरचना, यानी परमाणु संरचना का निर्माण कैसे हुआ। जो परमाणु संरचना है इसका निर्माण कैसे हुआ, परमाणु संरचना का निर्माण को हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चे। क्या देखेंगे? परमाणु संरचना का निर्माण, यानी परमाणुओं का संरचना जो होता है उसका निर्माण कैसा हुआ। तो हम बता दें प्यारे बच्चों कि जो परमाणु संरचना का निर्माण है वो सेल यानी कक्षाओं और न्यूक्लियस इन दोनों से बना। यानी क्या क्या किससे किससे बना? कक्षाओं यानी सेल और नाभिक न्यूक्लियस से बना। प्यारे बच्चों, इन्हीं दो से परमाणु की संरचना का निर्माण होता है, जो हम आगे स्ट्रक्चर करके बताएंगे। स्ट्रक्चर उसका बताएंगे प्यारे बच्चों। फिलहाल आप लोग समझिए कि परमाणु संरचना का जो निर्माण होता है प्यारे बच्चों, वो कक्षाओं और नाभिक से मिलकर होता है। अब नाभिक क्या होता है, कक्षा क्या होता है, और ये नाभिक क्या होता है, कक्षा क्या होता है, दोनों चीज हम बताएंगे। यहाँ देख रहे हैं कि जो कक्षा है जिसको सेल बोलते हैं, ये कक्षाएं जो है 4 होती है। और भी हो सकती है कक्षाएं जिसको हम कोष कहते हैं, KLMN। इसके द्वारा हम माने अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से हम इसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों। यानी KLMN द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और हर कक्षा का, हर सेल का, कहने का मतलब हर कोष का, जो कोष होता है हर कोष का एक कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है कि उसमें कितना अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन रह सकता है प्यारे बच्चों। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं कि जो कोष है के कोष में, इसमें अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। यल कोष है उसमें अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। यम जो है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। और एन जो है इसमें 32 इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक रह सकता है। कितना रह सकता है प्यारे बच्चों? 32 इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक रह सकता है। और ये इलेक्ट्रॉनों की जो क्षमता है ये कैसे रहता है, इसके लिए सबसे पहले जो वैज्ञानिक आए थे बोरबरी ने, उन्होंने ही बताया कि किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है वो 2n² के बराबर होती है। यानी 2n²। अब प्यारे बच्चों 2n² है क्या? देखिए यहाँ बताया भी है प्यारे बच्चों कि बोरबरी के अनुसार किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है प्यारे बच्चों वो 2n² होती है। अब देखिए, मान लीजिए प्रथम कोष हमको देखना है, तो प्रथम कोष के लिए यहाँ रफ के लिए बता दे रहे हैं। प्रथम कोष के लिए, प्रथम कोष में इसी सूत्र से 2, और प्रथम कोष के लिए n के जगह पर 1 का स्क्वायर, तो इसलिए 2 × 1 बराबर 2। द्वितीय कोष के लिए, द्वितीय कोष के लिए, द्वितीय कोष में क्या होगा, 2 और n के जगह पर 2 इसका स्क्वायर, तो 2 × 4 ये हो जाएगा 8। तो 2 और 8 इस तरह से ये इस फार्मूला का प्रयोग करके प्यारे बच्चों प्रत्येक कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप निकाल सकते हैं या रख सकते हैं। तो ये हो गया आपके कोष के बारे में और कक्षाओं यानी सेल के बारे में। अब प्यारे बच्चों हम लोग ये देखेंगे
कि जो सब सेल होता है वो कितने होता है। जो सब सेल होता है प्यारे बच्चों, यहाँ जो है इसके 4 जो है सब सेल होते हैं प्यारे बच्चों, यानी प्रत्येक कोशीय सब सेल, यानी हम लिख सकते हैं उपकोष, इसको लिख सकते हैं उपकोष जो है प्यारे बच्चे, उपकोष 4 होते हैं। उपकोष कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 4 होते हैं। और जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एस पी, अच्छा नीचे तो दिख नहीं रहा होगा, ओ नीचे दिख नहीं रहा है, चलिए हाँ नीचे नहीं दिख रहा है प्यारे बच्चों। चलो तो फिर से हम यहाँ देख लेते हैं, इसको यहाँ देखेंगे। चलिए इसको हम यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। हाँ, तो हम ये कह रहे थे प्यारे बच्चों, कोष यानी सेल। अब हमको ये देखना है, जैसे सेल हम बता ही दिए हैं कि सेल जो है KLMN द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से हम क्या करते हैं, इसको हम प्रदर्शित करते हैं। तो अब जो ये कोष है प्यारे बच्चों, ये कोष जो है, इस कोष में प्रत्येक कोष में जो है 4 उपकोष होते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि प्रत्येक कोष में 4 उपकोष होते हैं। उपकोष यानी सब सेल होते हैं, सब सेल होते हैं। वो है S P D और F, नाम सुने होंगे प्यारे बच्चों। ये जो है सब सेल है, यानी उपकोष है। S उपकोष, P उपकोष, D उपकोष और F उपकोष। अब यहाँ बता दें कि जो S उपकोष में अधिक से अधिक प्यारे बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है प्यारे बच्चों, वो भी विपरीत चक्रण में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। उसी तरह P उपकोष में जो है, इसके लिए 3 बॉक्स बनता है और इसमें अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। कितना रह सकता है प्यारे बच्चों? यहाँ लिख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। यहाँ जो है 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ऐसे ऐसे पहले जो भरेगा फिर बी पे, यानी यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इसी तरह डी उपकोष में प्यारे बच्चों, डी उपकोष के लिए 5 बॉक्स बनता है, 1 2 3 4 और ये 5, और इसके लिए 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इस उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। और एफ उपकोष में जो है प्यारे बच्चों, इसके लिए 7 बॉक्स बनता है, 1 बॉक्स 2 3 4 5 6 और 7, और इसके लिए 14, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन रख सकता है प्यारे बच्चों, ठीक ना। तो ये पहले इस क्रम में रहेंगे और फिर इसके विपरीत चक्रण में यहाँ हो जाता है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि उपकोष क्या होता है और प्रत्येक उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रह सकती है। जैसे आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, यस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और इसके लिए 1 बॉक्स बनता है। पी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है और इसके लिए 3 बॉक्स बनता है। डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है और इसके लिए 5 बॉक्स बनता है, यानी कक्षा बनता है। और एफ उपकोष में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकता है और इसके लिए 7 बॉक्स बनता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों उम्मीद है कि ये आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। तो इस तरह से हम लोग जो परमाणु की संरचना कक्षाओं और नाभिक में कर रहे थे, ये थे, उसमें जो है आपका नाभिक जो है कंप्लीट हो गया कि नाभिक क्या होता है और नाभिक में कितने सेल होते हैं, प्रत्येक सेल में कितने उप सेल होते हैं और उप सेलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ये सारा चीज़ हम कंप्लीट कर दिए हैं। जल्दी इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग नाभिक यानी न्यूक्लियस को देखेंगे। हाँ, अब देख लेते हैं हम लोग नाभिक। नाभिक यानी न्यूक्लियस। अब हम लोग देखते हैं कि नाभिक में आखिर में होता क्या है और जो नाभिक का निर्माण होता है वो कैसे होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो नाभिक है प्यारे बच्चों, इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन
ये दो होते हैं इसके नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन जो है इसकी प्रत्येक कक्षाओं में चक्कर लगाता है, और प्रत्येक कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है एक निश्चित होती है, उसकी कैपेसिटी होती है कि इस कक्षा में इतनी इलेक्ट्रॉन रह सकता है, अगर उससे ज़्यादा होगा तो दूसरी कक्षा में स्वतः चले जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ देख रहे हैं ये नाभिक है प्यारे बच्चों, ये आपका नाभिक है, और इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो है ये प्रत्येक कक्षाओं में चक्कर लगाता है। जैसे देख रहे हैं प्रथम कक्षा है, इसके लिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन लिखा है, क्योंकि अभी हमने बताया कि बोरबरी के नियम के अनुसार प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है प्यारे बच्चों वो 2n स्क्वायर के बराबर होती है। इसके स्क्वायर के बराबर 2n स्क्वायर के बराबर होती है। और दूसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह तीसरी कक्षा में 18, उसके बाद से 32, ऐसे जो है इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है प्रत्येक कक्षा में निकल जाएगा। ये क्लियर हुआ। और ये भी क्लियर हुआ कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है उसकी प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाता है। तो चलिए, यानी परमाणु की संरचना का जो निर्माण हुआ हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि परमाणु संरचना का निर्माण, यानी परमाणु संरचना का निर्माण होता है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से मिलकर होता है, तथा इलेक्ट्रॉन जैसे कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु संरचना का निर्माण प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन जैसे कणों से मिलकर बना होता है। ये समझ में आया कि नहीं बताइए? अगर ये समझ में आया तो बोलिए, आगे बढ़े, नहीं तो फिर एक बार समझ लीजिए। नाभिक, अब हम नाभिक यहाँ क्लियर करेंगे कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है प्यारे बच्चों, और इलेक्ट्रॉन जो है प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाता है। प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है हमने बता दिया, 2n स्क्वायर। परमाणु संरचना का निर्माण यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन जैसे कणों से मिलकर बना होता है, ये आप लोग जान गए। अब हम लोग जानेंगे कि प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, और इन तीनों कणों के अतिरिक्त और कौन कौन से कण होते हैं, और सबके बारे में हम जानेंगे कि प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, द्रव्यमान कितना होता है, इसका खोज किसने किया था, उसी तरह से न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का, सारा चीज़ हम लोग जानेंगे। तो जल्दी इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम लोग प्यारे बच्चों, अब इलेक्ट्रॉन के बारे में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसका आवेश क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। बस इलेक्ट्रॉन क्या है इसके बारे में जान लेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो यहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चों कि इलेक्ट्रॉन की खोज, जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन की खोज सन 1897 में, कितने, 1897 में जे टॉमसन, देखिए टॉमसन कभी कभी और कभी कभी थॉमसन दोनों देता है प्यारे बच्चों, तो इसमें आप लोग भ्रम नहीं करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज सन 1997 में जे टॉमसन ने किया। जे टॉमसन ने किया। पहली बात, इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में जे टॉमसन ने किया, ये तो होगी खोजकर्ता। उसके बाद से हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु कक्षाओं में पाए जाने वाले ये ऋणावेशित होते हैं, यानी ये कक्षाओं में तो पाए जाते हैं लेकिन इस पर क्या चार्ज होता है, ये ऋणावेशित होते हैं। तो लिख सकते हैं, एक एक पॉइंट को हम यहाँ डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक ना। यानी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन परमाणु की कक्षाओं में पाए जाने वाले, इलेक्ट्रॉन को ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन परमाणु की कक्षाओं में पाए जाने वाले ऋणावेशित कण है, ऋणावेशित
ऋणावेशित कण है। क्या है प्यारे बच्चों? ऋणावेशित कण है। यानी याद रखेंगे कि इस पर जो है ऋण आवेश होता है। और कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है, आवेश बराबर माइनस यानी निगेटिव में होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 90 यानी 19 कूलाम होता है। ये ऋणावेशित तो होता है, लेकिन कितना आवेश होता है? तो माइनस 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 यानी 19 कूलाम होता है। अब इसका द्रव्यमान जो हम देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है प्यारे बच्चों, वो होता है 3.1। क्या होता है? नहीं, 9.1, 3.1 नहीं बल्कि 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 केजी होता है। क्या होता है? द्रव्यमान का, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31 केजी होता है, यानी किलोग्राम होता है। और द्रव्यमान की दृष्टि से जो है इसे परमाणु का सबसे छोटा कण माना जाता है। ठीक ना? तो यहाँ लिख सकते हैं द्रव्यमान की दृष्टि से, द्रव्यमान की दृष्टि से, द्रव्यमान की दृष्टि से, द्रव्यमान की दृष्टि से इसे परमाणु का, दृष्टि से इसे परमाणु का, इसे परमाणु का सबसे छोटा कण माना जाता है। सबसे छोटा कण माना जाता है, सबसे छोटा कण जो है माना जाता है। तो प्यारे बच्चों ये बताइए कि अब इलेक्ट्रॉन के बारे में बचा ही क्या? सारा चीजें हमने एकदम शॉर्टकट में बता दिया। फिर से देख लेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज 1997 में 1897 में जे टॉमसन ने किया था। और परमाणु, इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु कक्षाओं में पाए जाने ऋणावेशित होता है और इसका आवेश जो है माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस इतना कूलाम होता है, 90 कूलाम होता है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है 9.1 10 की पावर माइनस 31 केजी होता है। और द्रव्यमान का जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का, वो द्रव्यमान की दृष्टि से इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु का सबसे छोटा कण होता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन के बारे में समझ गया हो। क्या भी लिखिए। फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में देखते हैं। चलिए, तो अब हम लोग देख लेते हैं प्रोटॉन कि प्रोटॉन क्या होता है। सबसे पहले इसकी खोजकर्ता देख लेते हैं कि प्रोटॉन क्या होता है। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो आप लोग को याद होगा कि जो प्रोटॉन है प्यारे बच्चों, इस प्रोटॉन की खोज है रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। जबकि इलेक्ट्रॉन की खोज अभी हम लोग पढ़े थे, किसने किया था? जे थॉमसन या टॉमसन, दोनों आप लोग याद करेंगे, दोनों एक ही चीज है। ठीक ना? तो चलिए लिख लेंगे प्रोटॉन के बारे में कि प्रोटॉन की खोज प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, है ना? प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। अब देखिए, ये रदरफोर्ड को अंडरलाइन कर दे रहे हैं क्योंकि रदरफोर्ड, एक हम ट्रिक भी बताएंगे जो तीनों का नाम क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोजकर्ता का नाम क्लियर हो जाएगा। तो प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड ने किया था। अब देखिए यहाँ जो है कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं कि प्रोटॉन जो होता है वो परमाणु के नाभिक के धनावेशित भाग होता है प्यारे बच्चों। ये पॉजिटिव होता है, धनावेशित। तो लिख देंगे प्रोटॉन प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में, प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले धनावेशित कण होते हैं। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले धनावेशित कण होते हैं प्यारे बच्चों। क्या होते हैं? धनावेशित कण होते हैं। ऋणावेशित नहीं, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होता है प्यारे बच्चों। उसके बाद से इसका हम आवेश लिख लेते हैं, यानी प्रोटॉन का आवेश। देखिए, प्रोटॉन का आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, लेकिन ये प्लस में होता है। प्लस 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलाम होता है। क्या समझे? प्रोटॉन का आवेश प्लस में होता है उतना, जबकि इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस में होता है। इतना ही नहीं, अब चलिए इसका द्रव्यमान भी देख लेते हैं। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान
प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है प्यार बच्चों, यानी मास होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। और ये जो है अस्थाई कण होते हैं, ठीक ना। प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन क्या होता है, परमाणु का स्थायी कण है, परमाणु का अस्थाई कण होता है प्यार बच्चों। क्या होता है, अस्थाई कण है। ये अस्थाई कण होते हैं, ऐसे लिख लेंगे, अस्थाई कण होते हैं। बोलिए, तो ये चीज रहा प्रोटॉन के बारे में, है कि नहीं। इतना चीज अगर क्लियर कर लेंगे प्यार बच्चों तो सारा चीज आप लोगों का तैयार है, समझिए। जल्दी लिखिए, फिर न्यूट्रॉन के बारे में देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। तो प्यार बच्चों सबसे पहले इसकी खोज करते देख लेते हैं। न्यूट्रॉन की खोज जो है, लिख लेते हैं, न्यूट्रॉन की जो खोज है, न्यूट्रॉन की खोज सन 1932 में, न्यूट्रॉन की खोज सन 1932 में चैडविक ने किया था। किसने किया था, चैडविक ने, यानी जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने किया, ठीक ना। चैडविक ने किया था। अब देखिए, ये जानते हैं कि न्यूट्रॉन जो है आवेश रहित होता है, यानी इस पर कोई आवेश नहीं होता, ये उदासीन होता है प्यारे बच्चों, ठीक ना। तो यहाँ लिख सकते हैं। और ये नाभिक, न्यूट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक में ही पाया जाता है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों नाभिक में पाए जाते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है प्यारे बच्चों, नाभिक में। और इसका जो आवेश होता है वो सर्वाधिक, मतलब इसका द्रव्यमान सर्वाधिक होता है, आवेश तो होता ही नहीं है। तो इस तरह से लिख देते हैं कि यह आवेश रहित होता है, यह आवेश रहित कण है। जहां तक द्रव्यमान की बात करें तो इसका द्रव्यमान जो है सर्वाधिक होता है, इसका यानी न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो सर्वाधिक होता है, अर्थात कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 kg होता है। क्या होता है इसका द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान जो होता है 1.67 10⁻24 kg होता है। और न्यूट्रॉन परमाणु का अस्थायी कण होता है। क्या लिख दो, न्यूट्रॉन परमाणु का, न्यूट्रॉन परमाणु का अस्थायी कण होता है प्यारे बच्चों, अस्थायी कण होता है। तो इस तरह से ये न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी हो गया। अब यहाँ ट्रिक एक लिख सकते हैं, ट्रिक लिख सकते हैं तीनों को याद करने के लिए। ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, ये ट्रिक। ये ई से इलेक्ट्रॉन और ट से थॉम्सन, प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड और न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक, इसमें सारा चीज मौजूद है ना। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों चीज क्लियर हुआ। इसके अतिरिक्त भी कुछ और कण है जो आप लोग को हम बताएंगे, तो जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, परमाणु का जो हमने 3 कण बताया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या, न्यूट्रॉन। इसके अतिरिक्त कुछ और भी कण जो है आप लोग को बारे में बताएंगे, यानी कुछ अन्य कण। कौन कौन से कण, कुछ अन्य कण, इसमें से पहला है पॉजिट्रॉन। अब देखिए पॉजिट्रॉन जो है, सबसे पहले देखेंगे पॉजिट्रॉन की खोज जो है किसने किया था, ठीक ना। खोजकर्ता का नाम जान जाएंगे। उसके बाद से ये क्या है इसके बारे में, ये तो कण है लेकिन किस टाइप का कण है इसको जान जाएंगे। तो पॉजिट्रॉन जो होता है, पॉजिट्रॉन की खोज जो है एडरसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो लिख देंगे यहाँ पे, पॉजिट्रॉन की खोज
पॉजिट्रॉन की खोज एडरसन किसने किया था? पॉजिट्रॉन की खोज एडरसन एडरसन नामक वैज्ञानिक ने, या एंडरसन भी होता है ना, यहाँ एडरसन नामक वैज्ञानिक ने किया। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया? एडरसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और ये पॉजिट्रॉन जो होता है प्यारे बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन का एंटी कण होता है। क्या होता है? माने एंटी कण होता है। तो यहाँ लिख देंगे पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी कण माना जाता है। क्या माना जाता है पर बच्चों? एंटी कण माना जाता है पॉजिट्रॉन। इसके अतिरिक्त और भी एक कण है। इसके अतिरिक्त कौन है? तो पाई मेसान। क्या है प्यारे बच्चों? पाई मेसान। अब देखिए पाई मेसान क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पाई मेसान की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। तो याद रखेंगे पाई मेसान की खोज जो है युकावा ने किया था। लिख देंगे पाई मेसान की खोज युकावा नामक वैज्ञानिक ने किया था या किया थे ना। इसने किया था या किया कर देंगे, किया था कर देंगे, यहाँ भी कर लीजिए किया था। अब देखिए तो ये तो हो गया मेसान की खोज। इसके अतिरिक्त जो है और हम लोग थोड़ा देख लेते हैं तीसरा, और ये है न्यूट्रिनो। क्या है प्यारे बच्चों? ये है न्यूट्रिनो। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, न्यूट्रिनो का जो खोज है ये भी एक कण है, अतिरिक्त कण है। इसका खोज पाउली ने किया था। तो लिख देंगे इसका खोज यानी न्यूट्रिनो का खोज पाउली ने किया था। नीचे दिख रहा है ना प्यारे बच्चों? चलिए, तो इस तरह से न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने किया था। ये हम लोग कंप्लीट कर लिए है ना। अब इस तरह से प्यारे बच्चों हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अतिरिक्त हमने 3 कण और भी बताया, जिसको पॉजिट्रॉन, पाई मेसान और न्यूट्रिनो कहते हैं। तो ये अतिरिक्त जानकारी आप लोगों को बताया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आप लोगों को आज का जो सिलेबस है, मतलब आज का जो टॉपिक है, बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप पूरा देखेंगे और ये आपके भविष्य में यूजफुल होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। और हाँ, हमारे अगर चैनल से नए हैं प्यारे बच्चों तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुँचे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारे ये वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, सी यू।